Hello guys, for our the next topic of our discussion is glomerular function, disorders of glomerular function, nephrotic syndrome. So what is the definition? If proteinuria is more than 1 gram per deciliter, hyperlipidemia, serum cholesterol more than 200 mg, if there is hypoalbuminemia, and if there is edema, anasarca. So what is the definition? If proteinuria in adults, if it is more than 3 gram, I think then it is proteinuria in kids, but it is more than 1 gram. In hyperlipidemia, if it is more than 200 mg per deciliter, hypoalbuminemia and edema. Four things: proteinuria, hyperlipidemia, hypoalbuminemia, and edema. What is the classification of nephrotic syndrome? Histopathological, etiological, and according to response to treatment. So if there is histopathological, then it is minimal change nephrotic syndrome. Others may focused segmented glomerular sclerosis, membranous nephropathy, MPG, and type 1 and type 2. So there are two according to histopathological: minimal change nephrotic syndrome and focus segmented glomerular स्क्लेरोसिस होगा. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी etiological में idiopathic और secondary to infection, drugs, immunological disorders, और according to treatment steroid sensitive, steroid resistant. तो frequent relapser, infrequent relapser, steroid dependent. So you understand the classification. It is based on histopathological. So first it is minimal change disease. Others could be FSGS or it could be MPGN. ईटियोलॉजिकल में इडियोपैथी से सेकेंडरी हो सकता है इन्फेक्शन को, ड्रग्स को और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को. और अकॉर्डिंग टू स्टीरॉयड में अगर स्टीरॉयड को अगर रेजिस्टेंट हुआ और स्टीरॉयड को सेंसिटिव हुआ तो फ्रीक्वेंट रिलैप्सर, इनफ्रीक्वेंट रिलैप्सर, स्टीरॉयड डिपेंडेंट. अगर स्टीरॉयड कम करने से अगर डिपेंड हो रहा है म्हणजे रिलैप्स हो रहा है तो, अगर इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स हो रहा है और अगर स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो रहा है तो. अब इंसिडेंस में मोस्ट कॉमन किडनी डिजीज इन चिल्ड्रन 2:1. Now pathophysiology, it increases in size of micropores on glomerular basal membrane, loss of negative charge on GBM. So इसका क्या होता है, साइज बढ़ जाता है तो लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाता है. तो अला पैसेज ऑफ नेगेटिवली चार्ज एल्ब्यूमिन, तो इजीली पॉजिटिव लॉस so loss of negative charge होता है तो allows loss of negative charge albumin. So loss of protein in urine होगा तो लॉस ऑफ एंटीथ्रोबिन 3 आईपीएस तो हाइपरलिपिडीमिया और थ्रोम्बोसिस होगा, बिकॉज लॉस ऑफ एंटीथ्रोम्बिन हो रहा है और लाइपोप्रोटीन लाइपेज का भी लॉस हो रहा है. फिर हाइपोएल्बिनीमिया हुआ तो एडिमा होगा और लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए तो इन्फेक्शन होगा. फ्लूइड्स एक्ट एज गुड कल्चर मीडियम. तो यू अंडरस्टैंड, जीबीएम जो होता है वो अपना वो लूज़ कर देता है माइक्रोपोर्स, और फिर नेगेटिव चार्ज भी लॉस होता है उसका और माइक्रोस्पोर्स का साइज भी बढ़ जाता है. तो उसके वजह से जो नेगेटिव चार्ज एल्ब्यूमिन है वो इजीली लॉस हो जाता है. तो बहुत सारा प्रोटीन यूरिया हो जाएगा जिसकी वजह से एंटीथ्रोम्बिन 3 का भी लॉस होगा, जिसकी वजह से एंटीथ्रोम्बिन तो थ्रोम्बस नहीं होने दे रहा है तो उसके वजह से वो चला गया तो थ्रोम्बस होगा. और लाइपोप्रोटीन लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ रहा है पर अब वो भी चला गया तो हाइपरलिपिडेमिया हो जाएगा. फिर एडिमा कब होगा, जब एल्ब्यूमिन ऑब्वियसली जब जा रहा है तो हमको पता है ऑस्मोटिक ऑन्कोटिक प्रेशर की वजह से एडिमा हो जाता है. और फिर अगर इम्यूनोग्लोबिन भी लॉस, प्रोटीन ही है ना वो लॉस हो गया तो इन्फेक्शन हो जाता है. फिर अंडरफिल थियरी में हाइपोएल्बिनीमिया, डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर, फ्लूइड शिफ्ट एक्स्ट्रावेस्कुलरली, and then in fluid shift into extravascular, the ADH release, RAS activation, AMP inhibition, activation of sympathetic nervous system, तो salt water retention और edema. तो ADH रिलीज होगा, RAS एक्टिवेशन होगा, AMP इनहिबिशन होगा, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा. तो अब हम क्लिनिकल फीचर्स क्या देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में. तो पहला तो एज, इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो 2 से 8 ईयर्स में दिखेगा. अनकॉमन प्रेजेंटेशन से कॉन्जेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो कि बहुत अनकॉमन होता है, वो 3 मंथ से पहले होगा. अगर इडियोपैथिक हुआ तो 2 से 8 साल, अगर कॉन्जेनाइटल हुआ 3 मंथ से पहले. अर्ली ऑनसेट नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो 1 से 2 साल के बच्चों में होता है और लेट ऑनसेट जो होता है 8 साल के बाद होता है. तो
ऑब्वियसली 2 से 8 साल के बच्चों में होता है, अर्ली हुआ तो 2 साल के पहले, 8 साल तो लेट ऑनसेट हुआ तो 8 साल के बाद। चीफ प्रेजेंटिंग सिम्टम्स रीनल एडिमा मोर इन मॉर्निंग डिक्रीजेस बाय इवनिंग। तो रीनल एडिमा होगा, कम होगा रात को और बढ़ेगा मॉर्निंग में। begins on face being acute, fluid first gets collected in the most loose subcutaneous tissue in the body which is eyes के अराउंड फ्लूइड होगा, और फिर लेटर abdominal wall एडिमा होगा और जेनाइटल एडिमा होगा, ascites pleural effusion, anasarca after a few days in otherwise happy non toxic child। तो बच्चे को कुछ नहीं हो रहा, खुश है वो ज़िंदगी में, पर उसको एडिमा है आँखों के अराउंड, एब्डोमिनल वॉल के अराउंड, जेनाइटल एडिमा होगा, साइटिस होगा, प्लूरल एफ्यूजन होगा, और फिर मॉर्निंग और इवनिंग में रीनल एडिमा होगा, अदर में माइल्ड ओलिगोरिया होगा, और साइंस और सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन होगा, हाइपरटेंशन होगा। साइंस और सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, उसके बाद उसको क्या क्या होगा, और ओलिगोरिया और एडिमा। Indications of severe अनसर्का causing respiratory embarrassment and hypovolemia। हॉस्पिटलाइज कब करना है? जब रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट हो और हाइपोवोलेमिया हो और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो। इन्फेक्शंस, पेरिटोनाइटिस, यूटीआई, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, हाइपरटेंशन, सीजर्स और हेडेक में एडमिट करना है। सीजर्स में, हेडेक में, हाइपरटेंशन में, यूटीआई में, एडिमा में, सीवियर एडिमा में, एब्डोमिनल पेन में। अब क्लिनिकल डिफ्रेंशिएशन, डायग्नोसिस ऑफ एनासर्का। तो डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑनसेट। तो एनासर्का अगर एक्यूट ऑनसेट का हुआ तो किडनी, लिवर, एलर्जिक और कार्डियक। अगर ग्रेजुअल ऑनसेट हुआ तो न्यूट्रिशनल, लिवर और एंडोक्राइन। डिफरेंशियल बेस्ड ऑन एनासर्का एज अ सिम्टम। तो एनासर्का के बारे में हमको जानना नहीं है, छोड़ो। अगर हैप्पी चाइल्ड हो तो रीनल हो सकता है, बस ये याद रखो। अब इन्वेस्टिगेशन, तुम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे? तो यूरिन डिपस्टिक करोगे जिसमें प्रोटीन यूरिया अगर +3 और +4 में रहा तो यूरिन डिपस्टिक करना है, पहली बात। उसके बाद यूरिन में नेफ्रोटिक रेंज देखना है, अगर प्रोटीन अगर +3 और +4 के बीच में हुआ तो मतलब उसको है। माइक्रोस्कोपी और कल्चर करना है यूटीआई को रूल आउट करने के लिए कि अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो यूटीआई भी हो सकता है, ऐसा। और अगर जैसे 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन देखना है, अगर 40 mg से ज़्यादा हुआ, 50 mg पर kg पर डे से ज़्यादा हुआ तो 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन देखना है, यूरिन डिपस्टिक देखना है, उसके बाद उसकी कल्चर करना है, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो देखना है, 2 mg पर mm² से ज़्यादा हुआ तो वेरी प्रैक्टिकल। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन से, और नो हिमेटूरिया, कोई हिमेटूरिया नहीं होना चाहिए। और फिर सीरम प्रोटीन्स लो होंगे, नॉर्मल 5 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर, लो इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सीरम प्रोटीन्स लो होंगे बिकॉज ऑब्वियसली सुसु से जा रहा है तो सीरम में तो लो ही होगा। सीरम लिपिड ज़्यादा होगा, 200 से ज़्यादा होगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो होगी, एडिमेटस पेशेंट टू पिकअप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। तो सीबीसी जो है, जो हमको इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए करना है, और फिर एमटी मॉन्टॉक्स टेस्ट और एक्सरे चेस्ट करना है ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करने के लिए। फिर यूएसजी एब्डोमेन करना है, नॉर्मल होता है। आरएफटी भी नॉर्मल ही होता है। C3 नॉर्मल होता है। नीडेड इन पेशेंट्स विथ एसोसिएटेड हेमेटोमा रूल आउट मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। HBS AG if unvaccinated for hepatitis B। रीनल बायोप्सी करनी है, नॉट रूटीनली नीडेड इन स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और फिर इंडिकेशंस ऑफ रीनल बायोप्सी में क्या था, अगर एज अगर 1 से कम हुआ, 8 से ज़्यादा हुआ तो, एसोसिएटेड ग्रॉस हेमेटूरिया हुआ तो, एसोसिएटेड रीनल फेलियर हुआ तो, सस्टेन्ड हाइपरटेंशन और हाइपोवोलेमिया हुआ तो, सस्पेक्टेड सेकेंडरी कॉजेस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम हुआ तो, एक ही नॉट एट्रीब्यूटेबल हुआ तो, और आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट एक्यूट किडनी इंजरी। अगर आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोटीनूरिया डिस्पाइट 4 weeks ऑफ डेली स्टेरॉइड थेरेपी तो भी, तो हमको रीनल बायोप्सी करनी है। तो अब हम क्या क्या देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में, एक बार याद करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अपन यूरिन डिपस्टिक देखेंगे जिसमें अगर 3 से 4 से ज़्यादा हुआ तो, अगर हमको प्रोटीन यूरिया अगर 300 mg से ज़्यादा मिला तो, अगर हमको फिर लिपिड टेस्ट भी करना है, हाइपर लिपिडेमिया 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हुआ तो हमको सीधे चेक करना है मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर हुआ तो। फिर उसके बाद हमको ये देखना है कि हेमेटूरिया ना हो तो ही ग्लोमेरुल, मतलब मोस्टली नहीं होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो बहुत कम हो गया, सीरम प्रोटीन बहुत कम हो गए हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, और
24 आवर यूरिनरी प्रोटीन देखेंगे 40 mg से ज़्यादा होना चाहिए, RFT नॉर्मल होगा, USG नॉर्मल होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। CBC देखेंगे रूल आउट करने के लिए। और फिर अपन रीनल बायोप्सी कब लेंगे, जब बच्चा 1 साल से कम 8 साल से ज़्यादा हुआ। तो अगर हमको रीनल फेलियर दिखा तो, C3 दिखा तो, हाइपोवोलेमिया देखा तो। अब मैनेजमेंट तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, पर हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। मैनेजमेंट में क्या करना है, अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। एक तो बिफोर स्टार्टिंग स्टेरॉइड थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ UTI इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और 2-3 weeks ऑफ AKT फॉर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स लंग इज आर प्रेजेंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। डाइट नॉर्मल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कोई सॉल्ट ऐड नहीं करना है, नॉर्मल प्रोटीन डाइट होना चाहिए और एक्स्ट्रा डाइटरी पोटेशियम होना चाहिए, जैसे कि बनाना वाला फ्रूट खा लो। तो डाइट में क्या, ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करना है, नॉर्मल प्रोटीन वाला डाइट चाहिए और पोटेशियम रिच, जैसे कि बनाना खा लो। फिर मैनेजमेंट ऑफ एडिमा, रिस्पॉन्ड टू स्टेरॉइड इंड्यूस डायलिसिस बाय 5 to 7 days, डायरेटिक्स नॉट रूटीनली यूज्ड एज रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर हाइपोवोलेमिया। तो डायरेटिक्स भी दे दो, ऊपर से हाइपोवोलेमिया भी है, बैंड बच जाएगी, तो नहीं देने डायरेटिक्स। पर स्टेरॉइड इंड्यूस डायलिसिस यूजुअली काम आता है। फिर मैसिव एडिमा, हीमोडायनेमिकली स्टेबल मैसिव एडिमा विद ओलिगोरिया, मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स, लेसिलैक्टोन और फ्यूरेसमाइड। अगर मैसिव एडिमा हुआ तो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हुआ, मैसिव एडिमा विद ओलिगोरिया, तो लेसिलैक्टोन देना है या तो फ्यूरेसमाइड देना है। यूज जस्ट आफ्टर 20% सॉल्ट फ्री एल्ब्यूमिन। इन्फेक्शन में 3rd generation सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, AKT इफ स्टार्टेड शुड बी कंटिन्यूड ड्यूरिंग स्टेरॉइड ट्रीटमेंट। और फिर मैनेज स्ट्रेस सर्जरी विथ हाइड्रोकॉर्टिसोन से स्ट्रेस मैनेज करो। एंटीबायोटिक्स दो, 3rd generation सेफालोस्पोरिन्स दो, एमिकासिन दे दो, लेसिटोन दे दो, डायरेटिक्स, फिर स्टेरॉइड्स दे दो, फिर बेड रेस्ट दे दो, फिर हाई प्रोटीन डाइट वगैरह नहीं देना है, नॉर्मल प्रोटीन डाइट, हाई पोटेशियम डाइट देना है। अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो स्टेरॉइड्स देने हैं, वो मेन स्टे होता है। और रिलैप्स का मैनेजमेंट कैसे करोगे ये देखेंगे। तो स्टेरॉइड्स जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर किडनी डिजीज़ इन चिल्ड्रन रेजिमेन के अलाउंड होता है, उसमें ओरल प्रेडनिसोलोन देना है। और ये रिड्यूसेस कैपिलरी परमिएबिलिटी, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये कैपिलरी परमिएबिलिटी को कम करता है। तो प्रेडनिसोलोन 2 mg/kg पर डे के हिसाब से देना है और 3 डोज डिवाइडेड में 2-3 डिवाइडेड डोसेस फॉर 6 weeks करना है, फॉलोड बाय 1.5 mg/kg सिंगल मॉर्निंग डोज फॉर 6 weeks। तो पहले तो अपन 6 week में 2 mg/kg पर डे देंगे और फिर उसको 6 week में डिवाइड कर देंगे और फिर 1.5 mg/kg पर डे देंगे और उसको फिर एक ही बार देंगे। फिर टोटल 12 week की थेरेपी होगी। अब स्टेरॉइड शुड बी स्टार्टेड irrespective of histological pathotype as most children are steroid responsive. Newer steroid deflocort is not recommended in initial treatment. Even associated with steroid treatment, some definition. Steroid responder मतलब albumin nil trace for 3 days with disappearance of edema. Steroid resistant मतलब persistence of uraturia even after administration. फिर steroid dependent मतलब 2 relapses or 15 days of stopping steroids. Relapse, फ्रीक्वेंट रिलैप्स और मतलब अगर बहुत बार 2 बार अगर फ्रीक्वेंट रिलैप्स हो रहा है तो एक ही साल में, 2 बार अगर 6 महीने में और 4 बार अगर 1 साल में। अगर अब मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स देखते हैं, तो मैनेजमेंट हुआ तो अबाउट रेस्पिरेटरी सेंटर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। रिस्क फैक्टर्स फॉर रिलैप्स, एज इज 5 years at onset, less than 5 years with 4 weeks of initial steroid therapy. Each relapse is treated with 2 mg/kg prednisone till remission, followed by till alternate for 4। वही कुछ नहीं, उतना ही प्रेडनिसोलोन देना है, बस 4 week के लिए देना है अगर रिलैप्स हुआ तो। और स्टेरॉइड डिपेंडेंट फ्रीक्वेंट रिलैप्स हुआ तो once in remission continue long term dose steroids, prednisolone 0.3-0.7 mg/kg alternate days, lowest possible dose for 12 to 18 months to keep urine प्रोटीन 0 to trace। तो अगर बार बार स्टेरॉइड डिपेंडेंट अगर हुआ तो 0.3 से 0.7 देना है 12 से 18 months के लिए टिल 0 trace। यूज स्टेरॉइड स्पायरिंग ड्रग्स इफ स्टेरॉइड टॉक्सिसिटी और मल्टीपल रिलैप्सेस और हाई डोज स्टेरॉइड्स अगर ले रहे हो तो।
स्टेरॉयड स्पारिंग ड्रग्स यूज़ कर लेंगे हम. अब स्टेरॉयड स्पारिंग ड्रग्स में क्या होगा, अल्टरनेट ड्रग्स फॉर स्टेरॉयड डिपेंडेंट NS SRNS. तो इम्यूनोमोडुलेटर्स देंगे, लेविमासॉल, टैक्रोलिमस देंगे. इम्यूनोसप्रेसर्स जो हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्बेकिल, साइक्लोस्पोरिन, रिटुजिमैब, ये सब हम दे सकते हैं. क्या क्या, लेवोसिमॉल, टैक्रोलिमस, फिर रिटुजिमैब, साइक्लोस्पोरिन, क्लोराम्बेकिल. अब हमको डायग्नोस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करनी है. तो हैप्पी लुकिंग चाइल्ड विद एक्यूट हिस्ट्री ऑफ NSR का कंफर्म डायग्नोसिस, यूरिन एल्ब्यूमिन, सीरम कोलेस्ट्रॉल, सीरम प्रोटीन्स. और फिर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, तो मेन स्टे ट्रीटमेंट प्रेडनिसोलोन देना है फॉर 6 वीक्स और फिर फॉलोड बाय 1.5. फिर नो रिलैप्स तो 30% इनफ्रीक्वेंट रिलैप्स प्रेडनिसोलोन 4 वीक्स के लिए. फिर फ्रीक्वेंट रिलैप्स में लॉन्ग टर्म लो डोज, फिर 12 से 18 मंथ्स के लिए लेवामिसिल. फिर मल्टीपल रिलैप्स अगर हुए तो साइक्लोफॉस्फेमाइड, रिलैप्स अगर हुआ तो टैक्रोलिमस. तो पहले तो लेवामिसॉल, साइक्लोफॉस्फेमाइड और फिर टैक्रोलिमस. और नो रिमिशन तो स्टेरॉयड रेजिस्टेंट NS. फिर किडनी बायोप्सी कर लो. अब कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो अगर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि UTI, निमोनिया, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है. और हेपारिन देना है अगर थ्रोम्बोसिस हुआ तो. वैक्सीनेशन करना है. अगर वैक्सीनेशन नहीं देंगे, अगर हम स्टेरॉयड दे रहे तो वैक्सीन कैसे देंगे, उसको इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा. और हाइपरटेंशन के लिए हो सकता है. तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एक तो हाइपरटेंशन हो सकता है और वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं. उसके बाद और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है बार बार अगर अपन स्टेरॉयड दे रहे हैं. तो थ्रोम्बोसिस हो सकता है और हाइपोवोलेमिया हो सकता है. आठ साल के बाद परमानेंट रेमिशन हो जाएगा. एक्सप्लेन द लाइकली रिलैप्सेस, मॉनिटर ग्रोथ एंड स्टेरॉयड इफेक्ट्स, काउंसिल रिगार्डिंग द रिलैप्सिंग कोर्स ऑफ डिजीज. एक बार सारा अपन रिव्यू कर लेते हैं. प्रोटीनुरिया, हाइपरलिपिडेमिया, हाइपोएल्बेमिया, इडीमा. कॉजेस, हिस्टोपैथोलॉजिकल, etiological अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स. सारा लॉस ऑफ प्रोटीन की वजह से सब लॉस होगा तो एडिमा, थ्रोम्बोसिस, हाइपरलिपिडेमिया, इन्फेक्शन. क्लिनिकल फीचर्स में एडिमा दिखेगा आँखों के अराउंड सुबह सुबह उठते ही. और हैप्पी लुकिंग चाइल्ड होगा, ओलिगूरिया होगा, हाइपरटेंशन होगा. NSR का डिफरेंशिएशन हमने नहीं दिखा था. इन्वेस्टिगेशन में हमको यूरिन देखना है, सीरम यूरिन में प्रोटीन कितना देखना है, सीरम में प्रोटीन कितना देखना है, सीरम में लिपिड कितना देखना है, सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स कितने देखने हैं. CBC करना है, MT, एक्सरे, USG, एब्डोमेन, RFT नॉर्मल. फिर इंडिकेशंस हमको देखने हैं, एसोसिएटेड हेमाटूरिया अगर हो, क्रॉस एसोसिएटेड रीनल फेलियर हुआ तो, हाइपरटेंशन हुआ तो, ये सब देखना है. मैनेजमेंट में स्टेरॉयड थेरेपी देनी है, मेन्स तो वही होता है. बट हमको फिर अच्छा खाना देना है, नॉर्मल साइड डाइट वगैरह देना है. मैनेजमेंट ऑफ एडिमा, कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन, हाइपोवोलेमिया, थ्रोम्बोसिस, हाइपरटेंशन होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.